सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। देखिए, हमारा चैप्टर नंबर 11 है वैयक्तिक लेखन की भाषा। वैयक्तिक लेखन यानी कि इसमें हम पर्टिकुलर ये देखेंगे कि एक जो व्यक्ति है अपनी व्यवस्थाओं में अपने बातों को किस तरीके से अपने लेखन के माध्यम से प्रस्तुत करता है। उदाहरण के तौर पे वैयक्तिक लेखन वह लेखन कहलाता है जब एक मनुष्य अपनी जीवन या फिर अपने जीवन से संबंधित किसी भी घटनाओं का वर्णन लेखन के माध्यम से करता है, वो आपका वैयक्तिक लेखन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे संस्मरण, डायरी, यात्रा वृत्तांत, ये आपके आत्मकथा, ये जितने भी होते हैं ये हम बोल सकते हैं वैयक्तिक लेखन कहलाते हैं, जिसके अंतर्गत हम पर्टिकुलर ये देखते हैं कि एक मानव अपने मनुष्य के जो भी है अपनी बातों को अपने एक डायरी के रूप में या फिर एक व्यवस्थानुगत व्यवस्थानुगत भावनाओं से अपने जीवन के बारे में या फिर अपने जीवन से किसी भी घटना के बारे में या फिर जीवन से किसी घटना से संबंधित वह समय को वर्णित करता है, वो आपका वैयक्तिक लेखन कहलाता है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपकी कुछ ऐसी घटनाएं जो आपको बहुत प्यारी हो, मतलब बहुत ही अच्छी हो, आपके लाइफ में कुछ ऐसा चेंजेस आया। फॉर एग्जाम्पल, कोई मतलब बनना चाहता था अब वकील, तो ठीक है, उस दिन का उसका जो इन्वायरमेंटल था, मतलब कि इन्वायरमेंट जो बना, वो वकील बनने के बाद कैसा फील किया, उसके बारे में वो अपनी बातों को प्रस्तुत करता है, वही आपका वैयक्तिक लेखन कहलाता है। क्लियर यहाँ तक सभी? व्यक्तिगत लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि कई बार मार्मिक या फिर दुखदाई पीड़ाओं से भरपूर लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति उस लेखन क्रिया को पढ़ता है तो वो व्यक्ति भी भावुक हो जाता है। ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत लेखन कहलाता है। अब देखो, व्यक्तिगत लेखन है ना, समय अनुसार परिवर्तित होता गया। समय अनुसार की बात कर ली जाए तो आपका जो आधुनिक समय है, जो आज चल रहा है, इससे पहले जो देखा जाता था 1850 के से पहले, ठीक है, जो कि भारतेंदु युग से पहले की बात कर दी जाए, तो उसके अंतर्गत जो लेखन क्रिया होता था ना, चाहे वो व्यक्तिगत हो चाहे लेखन क्रिया हो, वो पहले पद में किया जाता था। अब उसके अंतर्गत ये भी देखने को मिला कि यहाँ पर फारसी भाषाओं, आपका अफगान, आपका बोल सकते हो कि अरबी और फारसी भाषा तथा आपका बोल सकते हो ब्रिज भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो व्यक्तिगत लेखन में ना भाषाओं का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि व्यक्तिगत लेखन ना समय अनुसार बदलता गया। जैसे कि पद था तो पहले अब गद्य में आ गया, ठीक है, आपका खड़े ब्रिज भाषा था तो खड़ी बोली में आने लगा, फिर उसके बाद देवनागरी लिपि में आने लगा। इस तरीके से भाषाओं में भी परिवर्तन होता गया। तो ये थे आपके व्यक्तिगत लेखन। अब बात कर लेते हैं चैप्टर के उद्देश्य की। तो आपका वन पॉइंट है 11.0, ठीक है, जिसके अंतर्गत उद्देश्य देखेंगे तो उद्देश्य से हमारा अभिप्राय यही हो जाता है कि व्यक्तिगत लेखन जो एक मनुष्य अपने जीवन की घटनाओं का वर्णित इस तरीके से करता है, चाहे वो सुखद हो चाहे दुखद हो, उससे पढ़ने वाला व्यक्ति उसी के अनुसार ढल जाता है। अगर सुख की अनुभूति उस लेखन क्रिया में होती है या फिर सुखों से संबंधित कोई घटना घटी होती है, रचना की गई है लेखन में, तो सामने वाला व्यक्ति पढ़कर वो सुखी महसूस करता है, उस चीज को अनुभव करता है, फील करता है। लेकिन अगर उसी प्रक्रिया को अगर दुखद रूप में प्रस्तुतिकरण किया गया है वहां पर लेखन में, तो सामने वाला व्यक्ति भी पढ़कर उसे दुख ही होता है। क्लियर है यहाँ तक सभी स्टूडेंट को? अब उसके अब, अब उसके बाद प्रस्तावना की बात कर लेते हैं। तो प्रस्तावना है आपका 11.1, और 11.1 में हम देखेंगे जो न्यू स्टूडेंट आज फर्स्ट टाइम क्लास ज्वाइन हो रहे हैं तो उनको मैं बता दूं कि प्रस्तावना क्या होता है। चलो, आप लोग किसी को पता है न्यू स्टूडेंट जो है प्रस्तावना? व्यक्तिगत लेखन से हमारी यही अभिप्राय हो जाता है कि मनुष्य के जीवन से एक ऐसी घटना चुनकर सामने प्रस्तुत किया जाता है लेखन के माध्यम से, जो कि पर्टिकुलर ये देखा जाता है कि वो लेखन हमारे जीवन से संबंधित होता है, चाहे वो आपका बोल सकते हो कि सुखद हो या दुखद हो।
ठीक है, वो आपका व्यक्तिगत लेखन कहलाता है। अब व्यक्तिगत लेखन का तात्पर्य देखो, जैसे कि यहाँ पे सब हेडिंग है, व्यक्तिगत लेखन का तात्पर्य। देखो व्यक्तिगत लेखन क्या है और व्यक्तिगत लेखन का तात्पर्य, दोनों मतलब एक ही है। ठीक है, देखो व्यक्तिगत लेखन से हमारा तात्पर्य यही हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जीवन से संबंधित कोई भी घटना जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी भावनाओं को लिख कर प्रदर्शित करता है, ताकि आने वाले पीढ़ी या फिर कोई भी व्यक्ति उन भावनाओं को समझ सके, पढ़ सके और कुछ ज्ञान अर्जित कर सके, वो आपका व्यक्तिगत लेखन कहलाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि वो घटना आपकी कोई निजी घटना भी हो सकता है, कोई आपकी एक ऐसी अनुभूति भी हो सकती है, चाहे कोई आपकी एक सफलता की सीढ़ी भी हो सकती है, वो आपका व्यक्तिगत लेखन कहलाता है। कई बार हमने देखा भी होगा, एक उदाहरण के रूप में देखो तो कई बार हमने देखा भी होगा कि हमारे जीवन में कोई एक ऐसा ऐसा इंसान होता है जो हमारे लाइफ को चेंज करता है, लाइक डेट हमारे स्टडी में बोल सकते हो इम्प्रूवमेंट ला देता है, तो वो हमें बहुत समय मतलब हमेशा याद रहता है। ठीक उसी प्रकार से व्यक्तिगत लेखन उसी लेखन माध्यम से लिखा जाता है, जिसके अंतर्गत लिखने वाला व्यक्ति या फिर जिसके बारे में लिखा जा रहा है, उसके जीवन में कुछ वो घटना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हो। ठीक है, क्लियर है। अब व्यक्तिगत लेखन की बात कर ली जाए तो इसमें आपका आ जाता है, पर्टिकुलर एक दो नाम ले लेता हूं, आपका आत्मकथा आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा। आत्मकथा आ जाता है, संस्मरण आ जाता है, यात्रा वृत्तांत आ जाता है, डायरी लेखन क्रिया आ जाता है। ये आपका व्यक्तिगत लेखन कहलाता है। क्लियर है। पर्टिकुलर है व्यक्तिगत लेखन के लेखन और अन्य लेखन। देखो व्यक्तिगत लेखन और अन्य लेखन में क्या अंतर है। देखो व्यक्तिगत लेखन सीधी सीधी बात है ना, आपके जीवन से संबंधित होती है, चाहे किसी मनुष्य से हो, चाहे आपका बोल सकते हो कि आत्मकथा हो गया या फिर यात्रा वृत्तांत हो गया या संस्मरण हो गया, ये फिर जिस तरीके से होते हैं ना, इन सब में अलग अलग होते हैं। तो व्यक्तिगत लेखन और अन्य लेखन की बात कर ली जाए तो अन्य लेखन वह लेखन होते हैं जो आपके अन्य घटनाओं तथा अन्य विषयों से संबंधित होता है, चाहे आपका किसी का बोल सकते हो कि आपका रिपोर्टाज हो गया, जो आपकी कहानी होगी, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, ये आपके अन्य लेखन कहलाते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत लेखन पता चल गया और अन्य लेखन पता चल गया कौन कौन से है। लेखन की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपका आ जाता है यात्रा वित्रांत। यात्रा वित्रांत यानी कि ये घटना होती है जब हम कहीं की यात्रा करते हैं और उसे हमें अच्छा लगता है। तो आपने देखा होगा कि हम कहीं घूमने जाते हैं, सामने वाले से हम शेयर करते हैं, यार मैं वहां पे घूमने गया था, बहुत मजा आया था, इतने इतने सुसज्जित, मतलब बोल सकते हो कि प्राकृतिक का नजारा ही कुछ अलग था। दार्जिलिंग वो देखो, वहां पे कितने बादल, दार्जिलिंग में गया था ना, बादल कितने नजदीक हम अपने हाथों से पकड़ रहे थे। इस तरीके से हम लिख मतलब बोलते हैं कि दूसरे अपने फ्रेंड सर्कल से बोलते हैं। अब उन्हीं बातों को हम लिखते हैं ना, तो आपका यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है, कि आपने यात्रा के दौरान कौन कौन सी व्यवस्थाओं को देखा, कहाँ पे आपने यात्रा की, किस स्थान के लिए यात्रा किया। और संस्मरण, संस्मरण आपके बोल सकते हो कि पर्टिकुलर जीवन से संबंधित होता है, कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। रिपोर्टाज हो गया और डायरी हो गया और आत्म जीवनी हो गया, आत्मकथा यानी कि जीवनी हो गया। और आपका बोल सकते हो कि अन्य लेखन की बात कर ली जाए तो जिसके अंतर्गत आपका उपन्यास हो गया, कहानी आ गया, नाटक आ गया, ये आपका उपन्यास, कहानी और नाटक, ये आपका अन्य लेखन के अंतर्गत आता है। क्लियर है। अब उसके बाद हमारा आ जाता है 11.3। 11.3 है व्यक्तिगत लेखन का सृजनात्मक पक्ष। देखो सृजनात्मक पक्ष, देखो सृजनात्मक शब्द का मतलब क्या है, मैंने अभी 2 दिन पहले कुछ मतलब जब क्लास लिया था तो आई थिंक करवाया था सृजनात्मक पक्ष। ठीक है, देखो सृजनात्मक लेखन का है व्यक्तिगत लेखन का सृजनात्मक पक्ष। सृजनात्मक पक्ष से हमारा अभिप्राय ये हो जाता है, सृजनात्मक लेखन के पक्ष के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि लेखक ना अपने जीवन के प्रस्तुतिकरण के लिए, यानी कि लेखन ना अपने बातों का प्रस्तुत करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग तरीके से लेखन क्रिया को धीरे धीरे परिवर्तित करने लगा। ठीक है, तो वही आपका सृजना अंतर्गत हम ये देखेंगे कि हमें जीवनी, आत्मकथा, यात्रा वृत्तांत, ये जो है संस्मरण,
डायरी, ये सारी विधाएं आ जाती है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, सृजनात्मक पक्ष देखने को मिला है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम बात कर लेते हैं कि लेखन अपने शब्दों के प्रयोग से तथा अपने विचारों के माध्यम से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने का प्रयास करता है एक लिखित शैली के अंतर्गत। ठीक है, लेखन क्रिया के अंतर्गत, वो चाहे आपका ऐतिहासिक घटना के रूप में भी हो सकता है या फिर उसके किसी भी एक ऐसे प्रकृति के रूप में भी देखने को मिल सकता है। अब प्रकृति के रूप में कब देखने को मिलेगा, जब वो भाई यात्रा करेगा, यात्रा वृत्तांत के रूप में देखने को मिलेगा कि भाई मैंने इस स्थान की यात्रा की थी, तो वहां पे पशु पक्षी नदी जंगल पहाड़ किस तरीके से, ऋतुएं कैसी थी, ऋतुएं मतलब यानी कि मौसम कैसे थे, उन सभी तरीकों का वर्णन करेगा। वो आपका बोल सकते हो कि यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, तो इसके सृजनात्मक लेखन में यही देखेंगे कि जब मनुष्य किसी सुखद घटना को प्रस्तुत करता है या फिर महसूस करता है, तो उसके जो सृजन करने की यानी लेखन लिखने की जो तरीका है ना, वो सुखी और तथा बोल सकते हो कि मतलब एक मार्मिक और एक बोल सकते हो कि खुशहाल तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। ठीक है, और जब एक व्यक्ति किसी घटना को प्रस्तुत इस तरीके से करता है जो कि उसके जीवन में बहुत दुखों का कारण बना है, तो उसके अंतर्गत आपका क्या होता है, वो मनुष्य अपनी जो सृजन करने की प्रक्रिया है उसमें दुख तथा पीड़ाओं से भरपूर या फिर दुखदाई भावनाओं से लिखने का प्रयास करता है। वो आपका व्यक्तिगत लेखन के सृजनात्मक पक्ष के रूप में कहलाता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, तीसरे पॉइंट में ये देखेंगे कि जब एक मनुष्य अपनी भाषा शैली का प्रयोग करते हुए पशु पक्षी नदी पहाड़ का वर्णन करता है, तो इसमें जो भावनाएं प्रस्तुत होती है, सृजन की जो भावनाएं प्रस्तुत होती है, प्राकृतिक से लगाव का भावना प्रस्तुत होता है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मैं अभी यहाँ पे बोलूं कि मेरे को प्राकृतिक बहुत पसंद है, मैं अपने मतलब प्राकृतिक में जो पशु पक्षी पाए जाते हैं, नदी पहाड़ जंगल झाड़ी जितने भी है मेरे को बहुत पसंद है, तो आप क्या बोलोगे, नेचर लवर बोलोगे। आजकल का जो टाइम है, बोल सकते हैं कि डिजिटल टाइम में बच्चे क्या बोलते हैं, भाई ये लवर वो लवर, नेचर लवर बोलोगे, यानी कि प्राकृतिक से प्यार। ठीक है, तो वही आपका बोल सकते हो कि यहाँ पे आपने सृजन करने की भावना। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं व्यक्तिगत लेखन की विभिन्न विधाएं। विभिन्न विधाएं यानी कि बोल सकते हो कि कौन कौन से व्यक्तिगत लेखन कहलाते हैं, उनके क्या लिखने के तरीके क्या हैं, क्या क्या घटना उसमें घटित होता है, वो आपका विभिन्न विधाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका पहला आ जाता है 11.4.1 आत्मकथा। आत्मकथा एक ऐसी व्यवस्थानुगत लेख क्रिया होती है जिसके अंतर्गत लेखक अपने जीवन से संबंधित कोई भी घटना, महत्वपूर्ण घटना का वर्णन खुद ही या फिर स्वयं करता है, तो वह आपका आत्मकथा कहलाता है। ठीक है, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि मनुष्य अपने जीवन की कोई भी महत्वपूर्ण घटना स्वयं लिखकर प्रस्तुत करता है या फिर लोगों को बताने का प्रयास करता है, वो आपका आत्मकथा कहलाता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए ना, तो व्यक्ति अपने जीवन की जीवनी बताने का प्रयास करता है। जीवनी मतलब यानी कि जीवन से संबंधित कोई भी घटना बताने का प्रयास करता है, वो आपका आत्मकथा कहलाता है। आत्मकथा की बात कर लेते हैं, तो आत्मकथा में ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने यानी कि जो लेखक है ना, अपने जीवन से संबंधित जो जितने भी चरित्र चित्रण का वर्णन करता है, उसमें पर्टिकुलर उसकी कोई ना कोई उससे संबंध जरूर होता है। अब जैसे जूठन की बात कर लेते हैं, तो आत्मकथा में वो उसने अपने प्रस्तुत किया कि हाँ, उस पर किस तरीके से छुआछूत के रूप में अत्याचार किए जा रहे थे, उससे उसके जीवन से संबंधित था ना वो घटना। तो आत्मकथा में ये देखने को मिलेगा कि पर्टिकुलर कोई भी घटना हो या फिर कोई भी चरित्र चित्रण क्यों ना हो, यानी किसी भी व्यक्ति का रोल क्यों ना हो उसके जीवन में, वो उससे संबंधित जरूर होता है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं। देखो, आत्मकथा में बता ही दिया, जो कि इसके अंतर्गत एक बोल सकते हैं कि जो रचनाएं की जाती है पर्टिकुलर या फिर जो भी चरित्र चित्रण जिस मनुष्य के बारे में
लेखक वर्णित करता है वो पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि वह प्रत्यक्ष रूप में उस लेखन से संबंधित होता है, लेखक से संबंधित होता है, वही आपका आत्मकथा कहलाता है। और आत्मकथा आपका दुखदाई पीड़ा में भी हो सकता है और सुखदाई में भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बातों का ही वर्णन किया जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो संस्मरण आ गया, यानी कि आपका नेक्स्ट पॉइंट है 11.4.2 संस्मरण। देखो संस्मरण एक ऐसी व्यवस्था या फिर घटना होती है या फिर एक ऐसा समय काल रहता है जब लेखक स्वयं देखकर या फिर अनुभव करके उसके बारे में कुछ वर्णित करता है, वो आपका संस्मरण कहलाता है। चाहे वो आपका प्राकृतिक भी हो सकता है, चाहे वो आपकी किसी के जीवन से संबंधित भी हो सकता है। अब जैसे संस्मरण होगा, अब मान लो कि मैंने गांधी जी से प्रेरित हुआ, गांधी जी के बारे में पढ़ा, गांधी जी के मतलब पूरा स्टडी कर लिया, और उनके बारे में जब मैं लेख लिखूंगा ना, वो आपका देखो संस्मरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जब लेखक अपने भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए ये देखता है कि कोई एक ऐसी घटना, कोई एक ऐसा दृश्य है जो उसको प्रेरित कर जाए, लेख लिखने में उसे मतलब बोल सकते हो कि बाधित कर दे, वो आपका संस्मरण कहलाता है, जिसके अंतर्गत लेखक स्वयं देखता है और अनुभव करता है कि हाँ ऐसा ही है। अब मान लो कि मैंने एक घटना देखा कि एक्सीडेंट हो गया मेरे सामने, मैंने उस इस एक्सीडेंट के बारे में पूरा एनालिसिस किया, अनुभव किया कि हाँ कितने लोग मरे, कैसे हुआ था एक्सीडेंट। अब उसके बारे में जब मैं लिखूंगा वो आपका संस्मरण कहलाएगा। तो संस्मरण के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि जो इसमें बातें कही जाती है, पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है अनुभूति, अनुभूति जिसके अंतर्गत भाव भावुकपन हो, भावुकपन यानी कि भावना से भरपूर हो, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि इसमें कोई अतीत की घटना भी हो सकती है, अतीत मतलब बीता हुआ समय भी हो सकता है, भविष्य भी हो सकता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर मनुष्य अपने जीवन को चित्रित चरित्र के रूप में या फिर चित्रित करने के लिए जो शब्दों का प्रयोग करता है, पर्टिकुलर ये शब्दों का प्रयोग करता है जो कि सामने वाले व्यक्ति को आसानी पूर्वक से समझ में आ सके। और संस्मरण एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत हम किसी घटना को लेखक स्वयं महसूस करके या फिर जो लेखक लिख रहा है बातों, वो स्वयं महसूस या फिर अनुभव करते हुए या फिर देखा हो तभी वो लिखता है या रचना करता है, वो आपका संस्मरण कहलाता है। जैसे कि बहुत से ऐसे कवि हैं जो नदी किनारे बैठकर पहले प्रकृति के बारे में वर्णन किया करते थे, तो भाई वो स्वयं देख रहे हैं कि इस प्रकृति की जो दृश्य है इस तरीके से है, रेनबो जिस तरीके से आपका नदी के किनारे समुद्र के किनारे, नदी के किनारे या तालाब के किनारे आपका सूर्यास्त होता है, तो किस तरीके से एक सूर्यास्त यानी कि नदी के बीच में ऐसा लगता है कि सूर्य के पास जाने का एक रास्ता बन गया है, तो उस तरीके से जो वर्णन करता है वो आपका संस्मरण कहलाता है। क्लियर है क्या। तो देखो जैसे आपने नेहा ये बात पूछा कि महादेवी वर्मा ने जिस प्रकार से स्त्रियों के ऊपर उन्होंने अपने घटना को लिखा, तो वो भी संस्मरण में आएगा, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि देखो महादेवी वर्मा ने भी खुद उन्हें महसूस किया था कि जो दुख और जो पीड़ा महसूस कर रही है स्त्रियां और उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको उन्होंने फेस किया था, देखा था। मानते हैं कि महादेवी वर्मा का जो फैमिली बैकग्राउंड था ना बहुत अच्छा था, पारिवारिक जो व्यवस्था था ना, उनको घर बैठे शिक्षा मिल रही थी, घर पे पढ़ाने वाले बोल सकते हो शिक्षक आते थे, तो उस स्थिति में उनकी स्थिति बहुत अच्छी थी। लेकिन उन्होंने अपने समाज में इस व्यवस्था को देखा कि स्त्रियों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, तो उन्होंने जो लेख लिखा वो भी एक संस्मरण के रूप में ही देखने को मिलता है। क्लियर है। डायरी। अब हमारा जो डायरी है 11.4.3, देखो डायरी एक इंग्लिश वर्ड है जो अंग्रेजी शब्द के रूप में देखा जाता है, जिसका मतलब बोल सकते हो कि पर्टिकुलर हम ये देखते हैं कि एक ऐसा व्यवस्था जो डायरी की व्यवस्था को प्रदर्शित करने के लिए कोई भी व्यक्ति अपने रोजाना यानी कि दिनचर्या यानी कि दिन में जो घटना घटित है वो रात को चाहे दिन में कभी भी
उसे अपने पन्नों पर उजागर करता है, वो आपका डायरी कहलाता है। उदाहरण के तौर पे डायरी दिनांक के अनुसार लिखा है, दिनांक मतलब यानी कि दिन के अनुसार लिखा जाता है, ठीक है। जिसके अंतर्गत एक मनुष्य पूरे दिन में घटित कोई भी घटना हो या फिर कार्य हो तो उसे लिखना चाहिए, उसे वहां पर प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। वो आपस में हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपनी बातों को इस तरीके से उजागर करता है कि सामने वाले व्यक्ति को प्रस्तुत करने तथा पढ़ने में उसको अनुभव हो कि हाँ, ये हम हमारा रोजाना का एक बोल सकते हो दिनचर्या है, ठीक है। वो आपका बोल सकते हो डायरी कहलाता है, ठीक है। जिसे हम डायरी हिंदी में बोलते हैं डायरी, ठीक है। देखो, यात्रा वृत्तांत की बात कर लेते हैं। यात्रा वृत्तांत जिसके अंतर्गत लेखक जब किसी स्थान की यात्रा करता है तो वह जिस जिस दृश्य को देखता है अपने आंखों से उसे मनोभावित करता है, उसके मन को मतलब बोल सकते हो आकर्षित करता है लेख लिखने के रूप में। और अब जब वह अपनी भावनाओं को लेखन क्रिया के माध्यम से दूसरे को भी बताता है कि ये जो दृश्य है किस तरीके से मनोरम है, मार्मिक है, सुंदर है, आकर्षित है, प्रकृति का दृश्य क्या है, प्रकृति का बनाने का जो ढांचा है, प्रकृति ने किस प्रकार से एक सुंदरता व्यवस्था को प्रदर्शित किया है, पेड़ पौधे कैसे, जीव जंतु कैसे हैं, इन सभी को वो देख कर जब वो लिखता है वो आपका यात्रा वृत्तांत कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि मनुष्य अपने जीवन की कोई भी घटना जब किसी स्थान की यात्रा के रूप में प्रदर्शित करता है कि उस स्थान की यात्रा उसके जीवन में किस तरीके से एक परिवर्तन बोल सकते हो कि महत्वपूर्ण रहा है। जैसे कि हमने कई बार क्या होता है कि हम ऐसे जगह पे घूमने जाते हैं जो हमारा फर्स्ट टाइम विजिट विजिट करने का वो होता है, टाइम होता है, तो हमारे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो भाई आप लोग उसमें देखोगे कि हाँ आपने कैसे ट्रेन की टिकट करवाई, टिकट में मतलब जाते समय कैसा बोल सकते हो ये प्राकृतिक का नज़ारा था, ट्रेन से हम सफ़र कर रहे थे कैसे मतलब समुद्र नदियों से अलग अलग मतलब बोल सकते हो ब्रिजेस से हमारा ट्रेन क्रॉस हुआ। इस तरीके से जब आप लिखते हो ना और वहां पे जाने के बाद आपके मनुष्य से किस तरीके से वार्तालाप होता है, वहां पे रहने वाले मनुष्यों का क्या आपका व्यवहार रहता है, ये घटना जब आप करते हो ना वो आपका यात्रा वृत्तांत कहलाता है। क्लियर हो गया? जिसके अंतर्गत हम पर्टिकुलर ये देखेंगे कि मनुष्य, हाँ, जिसके अंतर्गत हम पर्टिकुलर ये देखेंगे कि मनुष्य अपने यात्रा के रूप में कोई भी एक ऐसी घटना जो उसके यात्रा के रूप में प्रदर्शित करता है कि पर्यटन या जिसका हम पर्यटन के रूप में देख सकते हैं, बोल सकते हो टूरिज्म बोल सकते हो, जिसके अंतर्गत आपका प्रकृति का दृश्य तथा प्रकृति की मनोरम भावनाओं को प्रदर्शित किया जाता है कि प्रकृति का बनावट, प्रकृति की सुंदरता कैसी है, सांस्कृतिक वहाँ पे कैसी है, बोल सकते हो कि वहाँ पे लोग जो है वो किस तरीके से निवास करते हैं, उनकी जो खान-पान की व्यवस्था किस तरीके से है, ये सारी बातों का आप जिक्र करते हो, वो आपका यात्रा वृत्तांत कहलाता है। ठीक है? अब उसके बाद हमारा आ जाता है 11.5 व्यक्तिगत लेखन की भाषा। देखो व्यक्तिगत लेखन जिसके अंतर्गत हमारा चैप्टर का नाम ही था व्यक्तिगत लेखन के हमारा अभिप्राय। अब हम जो हमारा पॉइंट है व्यक्तिगत लेखन की भाषा। व्यक्तिगत लेखन की भाषा जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि लेखन जो लिखा जा रहा है, जो भाव को प्रदर्शित किया जा रहा है, तो हमारा यात्रा वृत्तांत में कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा, आपका बोल सकते हो डायरी में कुछ अलग तरीके से बोला जाएगा, संस्मरण में कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा और आपका बोल सकते हो कि यात्रा वृत्तांत में कुछ अलग तरीके से लिखा जाएगा। यही आपका व्यक्तिगत लेखन की भाषा कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम आत्मकथा बोल सकते हो, संस्मरण हो सकता है, डायरी हो सकता है और यात्रा वृत्तांत हो गया। इनकी जो भाषाएं हैं अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे, वो आपका व्यक्तिगत लेखन की भाषा कहलाएगा। तो आपका पहला भाषा है आपका आत्मकथा की भाषा, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे मनुष्य या फिर लेखन अपने जीवनी से संबंधित कोई भी घटना को लिखता है स्वयं ही, वो आपका आत्मकथा कहलाता है। जिसके अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन की कुछ ऐसी घटनाओं को भी प्रदर्शित करता है जो कि सामने वाले व्यक्ति के लिए कोई भी एक हिस्सा हंसी मजाक का बन जाता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि मनुष्य अपने जीवन से संबंधित व्यवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, उसके व्यवस्था तथा अपने जीवन से संबंधित कुछ पलों को, कुछ अंश को प्रदर्शित करता है, वो आपका
आत्मकथा की भाषा कहलाती है। क्लियर है? जिसके अंतर्गत हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पे आत्मकथा में आपका पर्टिकुलर ऐसे शब्दों का भी चाहे ऐसी बातों का भी प्रदर्शित करेंगे जिसके अंतर्गत मनुष्य अपनी भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए या फिर लेखक लेखक ही यहाँ पे आपके भावनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक जीवन का घटना के रूप में उजागर करने का प्रयास करता है, जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी हुए आत्मकथा के अंश के रूप में प्रस्तुत किए गए। यहाँ पे आपको देख सकते हैं पेज नंबर 72 में ये आपका बोल सकते हो महावीर महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ ऐसे घटना है, जैसे कि आपको यहाँ पे पैराग्राफ के रूप में दिया गया है। तो इन पैराग्राफ में आपको यही देखने को मिलेगा कि जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी किस प्रकार से अपने बोल सकते हो कि नौकरी नौकरी छोड़ के अपने मित्रों के पास मिलने चले गए, उसके बाद अपने घर जाते हैं तो उन्हें किस तरीके से वहाँ पे रायबरेली में उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, अंग्रेजी में उन्होंने व्यवस्था पढ़ते हुए आगे बढ़े। तो ये जो घटना घटित होती है ना, आत्मकथा की भाषा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे पर्टिकुलर मनुष्य अपनी भावना या फिर लेखक अपनी भावनाओं को ही प्रदर्शित करता है। यहाँ पर जो लेखन क्रिया जो होती है ना, वो लेखक के जीवन के इर्द गिर्द ही घूमता है, वो आपका आत्मकथा की भाषा कहलाता है। क्लियर है? देखिए हमारा अगला पॉइंट है 11.5.2 संस्मरण की भाषा। उस संस्मरण में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर एक ऐसी घटना होती है जो प्राकृतिक रूप में भी घटित हो सकती है, या फिर एक मार्मिक रूप में भी घटित हो सकती है, या फिर एक बोल सकते हो समाज सुधारक रूप में भी हो सकता है। जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे जो लेखन क्रिया किया जाता है ना, एक घटना के अनुसार किया जाता है, जिसके अंतर्गत लेखक यानी कि जो लिखने वाला व्यक्ति है उसके जीवन में वो घटना उससे संबंधित हो, वो आपका कहलाता है संस्मरण के रूप में। इसकी भाषा की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका रामायण था, तो वहां पे किस तरीके से एक वो भी तो संस्मरण के रूप में ही जाना जाता है ना, ठीक है। तो उसमें जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है या फिर भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें प्रत्यक्षी रूप में ये देखने को मिलता है कि वो कहानी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, निबंध के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। मनुष्य का सबसे पहला दायित्व क्या होता है, उस घटना यानी कि आत्म संस्मरण की भाषा की बात कर लेते हैं ना, तो मनुष्य की सबसे बड़ी घटना क्या होती है कि जो इसमें रचना की जाती है ना, वह व्यक्ति दूसरे के जीवन के बारे में ज्यादा उजागर करता है, वो आपका संस्मरण की भाषा कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे पर्टिकुलर वो जो लिखने वाला व्यक्ति है ना, वो अपनी भावनाओं अपनी बातों को अपने से संबंधित ज्यादा बातों को प्रदर्शित ना करके वो दूसरे व्यक्ति के जीवन या फिर दूसरे व्यक्ति से संबंधित बातों को प्रदर्शित करता है, वही आपका संस्मरण की भाषा कहलाता है। क्लियर है? डायरी की भाषा यानी कि डायरी की भाषा जो है 11.5.3 डायरी की भाषा, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि लेखन अपने जीवन काल के प्रतिदिन की व्यवस्था उसमें कुछ कुछ पलों के रूप में प्रदर्शित करता है, जो कि वो रोजाना उस डायरी के रूप में उसे उजागर करता है, उसे लिखता है, और वो निबंध के रूप में प्रदर्शित करता है। इसमें कोई एक श्रृंखलात्मक व्यवस्था नहीं होती। पर्टिकुलर इसमें ये देखने को मिलता है कि जीवन की जितनी भी दिनचर्या है उसे वो उजागर करने का प्रयास करता है, वो आपकी डायरी की भाषा कहलाती है। जिसके अंतर्गत डायरी की भाषा के अंतर्गत बात कर ली जाए तो यहाँ पे मनुष्य अपने जीवन को प्रदर्शित करता है प्रतिदिन, प्रतिदिन यानी कि रोजाना लिखता है, तो वह आपका डायरी का भाषा कहलाता है। जिसके बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो लिखने का जो तरीका होता है ना, निबंधात्मक शैली भी हो सकता है, यानी कि निबंध के अनुसार भी हो सकता है, यानी कि बोल सकते हो कि एक पैराग्राफ के अनुसार भी हो सकता है। तो ये आपकी डायरी की भाषा कहलाती है। क्लियर है? मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यात्रा वृत्तांत की भाषा की बात कर लेते हैं, तो यात्रा वृत्तांत इसकी भाषा यही देखने को मिलता है कि लेखन यानी कि जो लेखक है वो पर्टिकुलर अपनी बातों को प्रदर्शित करता है यात्रा के रूप में, और इसमें यहाँ पे प्रकृति की मनोरम तथा मनोभाविक दृश्य से प्रकृति की सुंदरता को उजागर करने का प्रयास किया जाता है, वो आपका यात्रा वृत्तांत का भाषा कहलाता है। जिसके अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि मार्मिक शैली का प्रयोग किया जाता है और सुखद व्यवस्थानुगत भावनाओं को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है कि मनुष्य जिस प्रकार से किसी स्थान के लेखक जिस जिस प्रकार से यात्रा करके वो अपने
लेखन माध्यम से प्रकृति की सुंदरता तथा सौंदर्यता को प्रस्तुत करने का प्रयास उसके द्वारा किया जाता है, वही आपका यात्रा वृतांत की भाषा कहलाता है। क्लियर है? लास्ट पॉइंट आ जाता है इस चैप्टर का सारांश। देखो 11.6 है सारांश। तो सारांश जिसे हम कंक्लूजन बोलते हैं, आपके 9th और 10th में आपने साइंस में देखा होगा कि दी एंड चैप्टर के एंड होने के बाद एक समरी होता था ब्लू बॉक्स में। तो वो ब्लू बॉक्स क्या होता था समरी के रूप में, यानी कि जो महत्वपूर्ण बातें थी उस चैप्टर का निचोड़ के रूप में देखा जाता है। तो हम इसमें यही देखेंगे कि सारांश की बात कर ली जाए, यानी कि आपके इस चैप्टर के सारांश की बात कर ली जाए, तो जिसमें हम इस पाठ में प्रस्तुत रूप में ये देखा कि किस तरीके से हमारा व्यक्तिगत लेखन की भावनाएं होती है, वहाँ पे अनुभूति कैसी होती है, कोई घटना जिस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है तो वो आपका किस तरीके से यात्रा वृतांत के रूप में देखा जाता है, प्रकृति का क्या रोल रहता है। तो ये सारी बातों को हमने यहाँ पे प्रदर्शित किया, जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं तो भावुकतापन होता है, अनुभूति होती है, घटना होता है, और आत्म व्यवस्था के रूप में अगर प्रदर्शित कर लिया जाए तो आपकी आत्मकथा कहलाती है। ठीक है? तो इन सभी बातों के बारे में हमने चर्चा किया, जिसके अंतर्गत हमने प्राकृतिक की सौंदर्यता तथा प्राकृतिक से संबंधित तथा अपने आत्मकथा के जीवन यानी कि कुछ खुशहाल महत्वपूर्ण पलों को उजागर करने का प्रयास करते हैं, जिसके अंतर्गत वो आपका आत्मकथा कहलाता है। क्लियर है? तो हमने इस चैप्टर में यही पढ़ा कि पर्टिकुलर जितने भी हमारे लेखन क्रिया है, चाहे आपका आत्मकथा हो गया, चाहे आपका संस्मरण हो गया, चाहे आपके बोल सकते हो कि आपके यात्रा वृतांत हो गया या फिर डायरी हो गया, तो इनकी भाषाएं या भाषा शैली कैसी थी उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। वो तो ये आपका पूरा चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।